हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सुरक्षित रूप से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज हम पहुंच चुके हैं जेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 25 पर। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, रेजोनेंस को पढ़ेंगे। दूसरा आपका इंपोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है फेजांस रूल। ठीक है ना, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और एक डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, इन तीन टॉपिक के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको रेजोनेंस टॉपिक लिख दिया है। अब ये जो रेजोनेंस टॉपिक है ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा दे रखा है, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन की मैं बात करूं तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपका रेजोनेंस हम और ज्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ अपन को कितनी बातें समझनी है देखना। अनुनाद, रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो रेजोनेंस होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों हमारे चलन में आया, क्यों हमारे टॉपिक में सिलेबस में ऐड हुआ। ठीक है, तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर हमने देखी तो उसके सभी गुणों को एक स्ट्रक्चर से समझा पाना संभव नहीं है। जैसे मैंने मान के चलो ओजोन ले लिया। क्या ले लिया? ओजोन ले लिया। ओजोन का आप सभी को पता है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? O3। ठीक है, अब ओजोन को मैंने देखा तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का था। बोलो भाई, कल हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का ये आपका ओजोन। अब यहां से अगर इस बॉन्ड को देखा, इस वाले बॉन्ड को, तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ निकली, इसकी मैंने मान के चलो बॉन्ड एनर्जी को मान लिया x, और इसकी जब सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड एनर्जी देखी तो कुछ अलग मान आए। इसकी बॉन्ड एनर्जी को मैंने मान लिया, मान के चलो y, और ये x और y दोनों अलग अलग थे, ये सिमिलर नहीं थे। देखने पर ऐसा लग रहा था, तो देखने पर क्या लग रहा था कि भैया ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि x की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए y से। सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपको पता है जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये x और y की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, यानी जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में दी जा रही है उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में भी लगेगी। तो अब बताओ ये चीज हम इस स्ट्रक्चर से समझा पा सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ भी अगर इस तरीके का डबल बॉन्ड होता तो हम मान लेते, या यहाँ भी इस तरीके का सिंगल बॉन्ड होता तो हम मान लेते। तो इस चीज को समझाने के लिए कौन आया भाई? रेजोनेंस आया। रेजोनेंस क्या करता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझना। जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाते तो उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है ना, या मैं कहूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, देखना एक बार। जब किसी यौगिक के मेरे साथ साथ लिखो आप, जब किसी यौगिक के समस्त गुणों को किसी एक ही अनुनादी संरचना द्वारा, किसी एक ही संरचना या लुईस संरचना आप लिखो, किसी एक ही संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता तो इसकी एक से अधिक संरचना दी जाती है। एक से अधिक संरचना दी जाती है जिन्हें अनुनादी संरचना, और इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, पूरा नाम लिख देता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या एक और नाम कैनोनिकल संरचना, या कैनोनिकल संरचना कहते हैं, तथा यह परिघटना अनुनाद कहलाती है।
रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी वगैरह वगैरह सारी प्रॉपर्टीज को जब एक लुईस संरचना से नहीं समझा सकते तो उसकी एक से ज्यादा संरचना देते हैं, और उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं भैया, अनुनादी संरचना कह दो, या आप इसके लिए एक और वर्ड कह सकते हो, क्या, कैनोनिकल संरचना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? अब देखो कुछ पॉइंट जो आपको स्टेटमेंट में है ना, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि अनुनाद के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, तो पहली बात तो अनुनाद जो है ना मोस्ट ऑफली पाई इलेक्ट्रॉन का गेम है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकृत होता है। ठीक है ना, तो यहां मैं एक लाइन आपके लिए लिखूं, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है। पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थानीकरण। अब ये सिग्मा और पाई क्या है, अभी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, आगे डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को। देखो, जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो याद रखना वो कैसा होता है, सदैव सिग्मा होता है। लेकिन जब दो एटम के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ठीक है, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा होगा और ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा। कहने का मतलब सिग्मा तो सदैव क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड बनाए तो पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो दो पाई होंगे। यानी टोटल 3 है तो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इतनी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या होता है, जनरली डिलोकलाइजेशन होता है, मतलब आपको यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, यहां पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, ना कि परमाणु का। ठीक है, यानी यहां पर केवल इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉन जनरली लोन पेयर भी आ जाता है तो मैं इलेक्ट्रॉन ही कह देता हूं। ठीक है ना, पाई बॉन्ड भी आ जाएगा आपका, लोन पेयर भी आ जाएगा। ठीक है, अभी बताऊंगा एक दो स्ट्रक्चर से जब आप समझ जाओगे। ठीक है, यहां केवल इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होगा, एटम्स का नहीं। यहां जो भागा दौड़ी करेंगे, इधर उधर आएंगे जाएंगे, वो कौन जाएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जाएगा, एटम नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर मान के चलो ए बी और ये हो गया सी, और यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जी, और यहाँ भी एक और ले लेता हूं मैं डी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ भी होके इधर ये गया और इधर ये गया और फाइनल इधर कौन जुड़ जाए, जी जुड़ जाए, ये सी के नीचे जी जुड़ जाए और डी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये रेजोनेंस में बिल्कुल नहीं होगा। रेजोनेंस में एटम जहां है वहीं रहेंगे, एटम्स की हेराफेरी नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी होगी। ठीक है, इस चीज को भी समझ गए? चलिए, समझ गए? तो अगर एटम्स घूमते हैं तो उसको हम आगे ट्यूटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, ट्यूटोमेरिज्म आता है। नेक्स्ट, अब ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं ये पूरी तरह काल्पनिक है। ठीक है, हम मानते हैं कि इस तरीके से संरचना बनी हुई होंगी, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अनुनादी संरचना काल्पनिक होती है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक होती है, परंतु अनुनाद संकर, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, परंतु अनुनाद संकर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड वास्तविक संरचना होती है, वास्तविक संरचना होती है। ठीक है, अभी दोनों को समझते हैं कि कैनोनिकल संरचना और अनुनाद संकर क्या है। एक बार पॉइंट लिख लेते हैं मैक्सिमम, फिर अपन स्ट्रक्चर से सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, बात ठीक है? इतनी सारी चीजें आपको पता है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लेवल तक। ठीक है, अब बात करता हूं मैं एक स्ट्रक्चर, जैसे मैं ले लेता हूं सपोज CO3 2- जो कार्बोनेट आयन है आपका, इस कार्बोनेट आयन की मैं क्या बना रहा हूं, अनुनादी संरचना बना रहा हूं। ठीक है, अब अनुनादी संरचना में आपको देखना है कि कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। आप सभी को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बना दिए, ऑक्सीजन 2 बनाता है जनरली। अब इस ऑक्सीजन ने नहीं बनाया तो यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, माइनस, एक बॉन्ड नहीं बना ना तो चार्ज कितना, माइनस। यहाँ भी इसका एक बॉन्ड नहीं बना तो चार्ज कौन सा जनरेट होगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि इस ऑक्सीजन जो है वर्ग 16 का है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 6, 1 2
ये 3 4 2 बॉन्ड बनाने में दे दिए, और ये 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां मुझे बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप सभी को पता है कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ यहां पर आपको दिख रहा है 3 ऑक्सीजन, तो इस वाले ऑक्सीजन पर कितने होंगे। आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 सोलर ग्रुप का है। इस पे भी कितने होंगे सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ गए बात को। और आपको पता है 2 माइनस है तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 और 1 ये 2। समझ गए। टोटल लुईस संरचना मैंने आपके सामने बना दी। अब आपको पता है हमें तो क्या बनानी है, अनुनादी संरचना बनानी है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको, ये जो बिंदी है इनको मैं एक बार स्किप करके आपको बताता हूँ, चाहे इसी में देख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में देख लो, है ना। अब देखो यहां पर क्या लग रहे हैं भाई, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग रहे हैं, ठीक है ना। और कार्बन और ऑक्सीजन में से हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। और यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव जनरेट होता, भाई इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर नेगेटिव जनरेट होता, और इस पर क्या जनरेट होता, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो देने वाला ये बैठा है माइनस चार्ज, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो आगे जाके जब इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अगर मैं अगली संरचना बनाऊं, एक चीज और याद रहे, अनुनाद को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों तरफ जो सिर है ना, डबल हेडेड एरो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगली संरचना क्या बनेगी बताओ, कार्बन ऑक्सीजन, और मुझे बताओ एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर ले लिए तो माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 तो पहले से थे, 2 इसने और ले लिए तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज कैसा हो गया, माइनस। समझ गए इस बात को। अब नीचे मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर आपका दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर बॉन्ड बन गया, और इधर ऑक्सीजन एज इट इज जैसा रखा है वैसा का वैसा, 1 2 3 4 5 6। अब इसने मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 6 में से कितने रह जाएंगे, इसके पास 2 रह जाएंगे। ठीक है ना, अगर 2 लोन पेयर रह जाएंगे, 3 लोन पेयर में से 1 दे दिया तो 2 लोन पेयर रह गए। पेयर का मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन, जोड़ा कितना रहा, 2 रहे। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूं कि यहां से अगर बॉन्ड घुमा है तो ये बॉन्ड यहां से भी तो घूम सकता है, ना। अरे जैसे बॉन्ड ये आपने इधर से घुमाया, ऐसे इधर से भी घूम सकता है, तो मैं इसको इधर से भी घुमा सकता हूं, इधर से ऐसे कर दूं तो ये वाला इधर से इधर चला जाएगा। भाई कोई सा भी ऑक्सीजन दे सकता है। तो अगली संरचना कैसी बनेगी बताओ, अगली संरचना में इसको इस तरीके से भी बना सकता हूं। अगली संरचना देखना कैसे बनेगी, ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन वही माइनस चार्ज। अब इधर तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड एज इट इज माइनस चार्ज, और इसने अपना एक पेयर दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे, और इधर वही 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, यानी 3 लोन पेयर इधर रहे। ये क्या बन गई आपकी अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना। बोलो बात आई समझ में। इनको मैं क्या कहूंगा, अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना। ठीक है, जो कैसी है, काल्पनिक, जो कैसी है भाई, काल्पनिक। और रियल संरचना मैंने आपको क्या बोला, अनुनादी संरचना जो है वो वास्तविक संरचना होती है। एक एक पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम आपको यहीं से मिल जाएगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अनुनाद संकर को देखना। अनुनाद संकर कैसे बनाते हैं, जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं अनुनादी संरचना, उसमें जो बंद आपको एग्जैक्ट दिख रहे हैं उस बंद को एग्जैक्ट लगा दो। तो ये देखो मुझे सिंगल बॉन्ड तो हर एक में मिल रहे हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हर जगह नहीं दिख रहा है, पहले तो डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, यानी सिंगल बॉन्ड तो हर जगह है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड हर जगह लगा दिया भाई, बिल्कुल लगा दिया। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी डबल बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा है, घूम रहा है, तो मैं इसको किससे दिखाऊंगा, डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा भैया, डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, यानी पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस। तो ये मेरा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर, जो कैसी संरचना है, वास्तविक संरचना। बोलो बात समझ में आई।
बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से अनुनादी संरचना और अनुनाद संकर का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक बार इस चीज को लिख लो, फिर आगे की बात करेंगे। कर लोगे? और अनुनादी संरचना बनाना चाहो और बना लो, लेकिन आप सभी को पता है आपको कोई पेपर में तो लिखना नहीं है। ठीक है ना, समझने को आप चाहो तो एक और बना लो। चलो एक और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओजोन की देख लो एक, बाकी ये जो स्टेटमेंट है इनको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा। ठीक है, ओजोन को देख लो एक और एग्जांपल देख लो। ओजोन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बनाता है, एक लोन पेयर देके 3 भी बना सकता है, और लोन पेयर दे दिया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव, और जिसको दिया उसके पास क्या आ गया, चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि यहां पर अगर ये बॉन्ड इधर खिसक जाए, माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है, वो दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अरे भाई माइनस का मतलब इधर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे ऑक्सीजन, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था संभव नहीं है। तो होगा क्या, अब ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि भैया 3 के 3 रहेंगे तो संरचना स्थायी रहेगी। आगे देखते हैं, चलिए यहां पर ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, और यहां इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। ये ना माइनस से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहां डबल बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहां सिंगल बॉन्ड। ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये वाला केस यहां से भी तो हो सकता है, ये वाला केस यहां से वापस भी तो जा सकता है, जैसे यहां पे गया था वैसे यहां पे जा सकता है। तो कुल मिला के आपको इन दोनों संरचनाओं से समझ में आ गया कि यहां पर केवल और केवल डिलोकलाइजेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। एटम्स कहीं नहीं जाते, केवल इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी होती है। ठीक है ना, तो ये हो गई ओजोन की अनुनादी संरचना। अगर आपको यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़े तो मुझे बना के बताओ। चलो इसका कॉपी में आप सभी बनाओगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बनाओगे, अनुनाद संकर। हिंदी में मैं लिख देता हूं आपको, अनुनाद संकर। ठीक है, कॉपी में सारे प्रैक्टिस करोगे, नहीं आता है बोर्ड पर देखो। मैंने क्या बताया अनुनाद संकर के लिए, कि जो बंद आपको एग्जैक्ट दिख रहे हैं उनको एज इट इज लगा दो, और जो आपको डिलोकलाइजेशन दिख रहे हैं उनको किस फॉर्म में लगाओगे, डॉट 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 करके। चले देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2, ये तो हमको सब में दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। ठीक है, और यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड घूम रहा है, तो हम इसको किससे दिखा देंगे, डॉट लाइन से। डॉट से दिखा दो। चलिए ये मैंने यहाँ डॉट से दिखा दिया, यहाँ भी डॉट से दिखा दिया। अब आपको चार्ज रखना है, तो मुझे बताओ चार्ज पूरे पर कितना है, प्लस और माइनस। 1 प्लस है 1 माइनस है, तो ऊपर वाले पर प्लस रह रहा है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ऊपर वाले पर मैं रख देता हूँ प्लस। नीचे आप देखोगे तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अब मैं 2 माइनस तो रख नहीं सकता, क्योंकि एक संरचना में देखो एक ही माइनस है, इस वाली संरचना में एक ही माइनस, इस वाली संरचना में भी एक ही माइनस, यानी ओवरऑल कितना है, 1 माइनस है। तो 1 माइनस को दोनों ऑक्सीजन पे बांटूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर आधा आ जाएगा और इधर भी कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। आपको पता है 1 प्लस का 1 माइनस का ओवरऑल न्यूट्रल, और ये हो गया ओजोन O3 की अनुनादी संरचना। ऐसे भी बन जाएगा आपको, निम्न में से ओजोन का कौन सा सही अनुनाद संकर है, संरचना आपको देते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात। ठीक है, चले आगे, बोलो भाई। चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप। बस इतनी बातें इसमें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और जब हम ऑर्गेनिक में अनुनाद पढ़ेंगे ना, तब इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में इतना काफी है आपके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। हेडिंग लगाओ मेरे साथ साथ, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मूवमेंट हिंदी में बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है भाई ये द्विध्रुव आघूर्ण, समझते हैं क्या लफड़ा है। ठीक है, देखो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है, पहले तो मतलब द्विध्रुव,
यानी उसके अंदर कितने ध्रुव हैं? 2, एक तो पॉजिटिव ध्रुव, एक नेगेटिव ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। तो जहां पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों हो उसे हम क्या कह देंगे? द्विध्रुव कह देंगे, डाइपोल कह देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इधर एग्जांपल देखो जरा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आप सभी को पता है कि दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की विद्युत ऋणता कैसी होगी? समान। अरे भैया, जितना जोर ये हाइड्रोजन रख रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, उतना ही जोर ये हाइड्रोजन भी रख रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे क्या? नहीं होंगे ना, वहां के वहीं बने रहेंगे, बीच के बीच ही बने रहेंगे। अरे आपने वो रस्सी खींच वाली वो देखी है प्रतियोगिता? देखी होगी ना। एक रस्सी है, यहाँ 10-8 खड़े हो गए, ये रस्सी को इधर खींच रहे हैं, यहाँ 10-8 लोग खड़े हो गए, ये भी रस्सी को इधर खींच रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इधर जो लोग खड़े हैं उनमें भी उतना ही जोर है, इधर जो लोग खड़े हैं उनमें भी उतना ही जोर है। तो मुझे बताओ, ये रस्सी कहीं जाएगी क्या? आप कहोगे कि सर नहीं जाएगी, दोनों बराबर जोर लगा रहे हैं तो रस्सी वहीं रुकी रहेगी। तो वही हाल इधर है। इलेक्ट्रॉन आपके ये रहे बीच में, येलो इलेक्ट्रॉन बीच में रहे। मैं बोल रहा हूं इस हाइड्रोजन की भी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी उसकी, तो जितनी प्रबलता से ये खींच रहा है उतनी प्रबलता से वो खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, बीच के बीच बने रहेंगे। तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर, यानी यहां ना ही पॉजिटिव पोल बनेगा ना ही नेगेटिव पोल बनेगा। हिंदी में मैं कहूं तो ये कैसा होगा? अध्रुवीय। कैसा होगा? अध्रुवीय। लेकिन अब मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं HCl का या HF का, कुछ भी ले लो, HCl का ले लो। तो आप सभी को पता है कि जो Cl है, क्लोरीन जो है, उसकी विद्युत ऋणता तो बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि हमने कहावत भी पढ़ी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसमें जोर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl का जोर ज्यादा, Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेके आएगा। तो ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने पास लाया, ठीक है ना, यानी 20 से इलेक्ट्रॉन खींचकर कहां आए? Cl के पास आए, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर Cl के पास इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर क्या जनरेट हो जाएगा? आंशिक ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, तो इस पर आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन के पास से थोड़े इलेक्ट्रॉन चले गए, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पॉजिटिव पोल बन गया, यहां नेगेटिव पोल बन गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव, डाइपोल। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। बात आ गई समझ में? बोलो, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपको कि निम्न में से कौन सा यौगिक ध्रुवीय है, निम्न में से कौन सा यौगिक अध्रुवीय है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, इस तरीके से। या नेट डाइपोल मूवमेंट किसका है, नेट डाइपोल मूवमेंट किसका नहीं है, सारी बातों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और द्विध्रुव अगर थोड़ा बहुत भी है तो हम उसे कह देंगे, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह देंगे? ध्रुवीय। क्या कह देंगे भैया? ध्रुवीय, कि वो उसमें पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है, तो वो कैसा है हमारे लिए? ध्रुवीय। देखो, 2 एटम में मान लेता हूं A और B, ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूं, सपोज ये पॉजिटिव है और ये कैसा है आपका? नेगेटिव है, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट को है ना अपन इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके के एरो से। अब इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट को पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? म्यू से, ठीक है ना, म्यू से। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। ये क्या होता है? Q × D, यानी आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी। कई जगह ये D ना देखे R भी दे रखा हो सकता है आपको, तो घबराने वाली बात नहीं है, या तो D मिलेगा या R। D का मतलब डिस्टेंस, R का मतलब की दूरी से ही आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी यूनिट की। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है इसकी डी बाई, ठीक है, डी बाई। और 1 डी बाई बराबर कितना होता है? 3.33 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। ये सी का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे? अगर म्यू बराबर 0 है, अगर म्यू बराबर 0 है मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 का मतलब क्या है? ना ही वहां पर पॉजिटिव पोल है, ना ही वहां पर नेगेटिव पोल है। मतलब वो मॉलिक्यूल जो है, वो अणु है, वो कैसा है आपका? उदासीन है। उदासीन है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कैसा? उदासीन तो हो, और साथ में अध्रुवीय है, ठीक है ना। कैसा है वो? अध्रुवीय, यानी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन ही नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव ना नेगेटिव पोल बन सकते। तो म्यू बराबर 0,
एक लैंग्वेज आपको और मिलती है एग्जाम में, ठीक है, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। म्यू बराबर 0 का मतलब नो नेट डाइपोल मूवमेंट, नो नेट डाइपोल मूवमेंट। अब मैं डीएम से लिख रहा हूं इसको। नेट का मतलब क्या होता है? कुल, कुल द्विध्रुव आघूर्ण। तो कई बार आपको अध्रुवीय ध्रुवीय ना पूछ के वो बोलता है कि बताओ कि इनमें से नेट डाइपोल मूवमेंट किसका है, इनमें से नेट डाइपोल मूवमेंट किसका नहीं है, या इनमें से कुल डाइपोल मूवमेंट किसका है, इनमें से कुल डाइपोल मूवमेंट किसका नहीं है। तो आपको याद रखना है म्यू बराबर 0 का मतलब नो नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी कुछ डाइपोल मूवमेंट नहीं है। और कुछ डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तब अणु कैसा होगा? अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब ना ही पॉजिटिव पोल होगा ना ही नेगेटिव पोल होगा। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? आगे चलता हूं। आगे अगर म्यू बराबर 0 ना हो, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट हैपन? अब अगर ये 0 नहीं है तो आप कहोगे कि नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अगर म्यू बराबर 0 नहीं है तो इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ है, कुल डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ है। और जब डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा तो मतलब पॉजिटिव पोल होगा, नेगेटिव पोल होगा, मतलब अणु कैसा होगा? अणु होगा ध्रुवीय। कैसा होगा भाई? ध्रुवीय। ये दो बात याद रखोगे। ध्रुवीय का मतलब कैसा होगा? पोलर। पोलर का मतलब पॉजिटिव पोल भी बनेगा और नेगेटिव पोल भी बनेगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात नोट करो, फिर एक दो पॉइंट मैं आपको और लिखाता हूं। एक ये लिख लो, रिप्रेजेंट बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके के तीर के निशान से, ठीक है ना। चलिए पीछे से कटा हुआ लिख लो, इतनी बातें लिख लो। फिर रूल बताऊंगा और वो रूल सीख गए तो जब घूमे थारे जैसा ना हो, ठीक है ना। वो रूल सीख गए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए रूल की शुभारंभ करते हैं अपन। मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए स्टेटमेंट, दो बातें और ये टॉपिक आपका क्लियर। चलिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है ये? यदि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है ना। सेंट्रल एटम हिंदी में मैं क्या बोलूंगा? केंद्रीय परमाणु, जो सबसे कम संख्या में हो, ठीक है ना। यदि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले सभी परमाणु एक जैसे हों तो डाइपोल मूवमेंट म्यू बराबर 0। द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि आप सभी को पता है द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। तथा म्यू बराबर 0 है तो बताओ मॉलिक्यूल कैसा होगा? अध्रुवीय होगा, तथा अणु या यौगिक अध्रुवीय होगा। और अध्रुवीय का मतलब नो नेट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं है, अभी भी लिखाया था ना आपको, म्यू बराबर 0 तो नो नेट डाइपोल मूवमेंट, कुल डाइपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं देखना। जैसे मैं आपको बोलूं क्या? BF3, मैं आपको बोलूं CCl4, ठीक है, और मैं आपको बोलूं क्या? CH4। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। BF3 है, अब मुझे बताओ बोरॉन कौन सी फैमिली का? बताओ भाई, बोरॉन कौन सी फैमिली का? तो आप सभी कहोगे पीरियोडिक टेबल देखो काम आएगी, बिल्कुल रट लो उसको, है ना। बोरॉन है वर्ग 13वें का, तो वर्ग 13 का मतलब इसके वैलेंसी सेल में लास्ट वाला अंक आप सभी को पता है वर्ग 13, और अंतिम अक्षर संयोजकता को उसके इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और आप बताओ फ्लोरीन कितने हैं? 3, तो आप सभी को पता है कि 3 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। अब मुझे बताओ इसके पास कोई लोन पेयर रहा क्या? नहीं रहा, नहीं है ना। तो केंद्रीय परमाणु और जुड़ने वाले तीनों फ्लोरीन एक जैसे, यही तो मैंने बोला है कि यदि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले सभी परमाणु कैसे हो? एक जैसे हो, तो म्यू बराबर क्या होगा? 0, यानी इसका म्यू बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। वही कार्बन कौन से का? 14वें वर्ग का कितने इलेक्ट्रॉन? 4,
कितने क्लोरीन जोड़ने हैं, 4 क्लोरीन, ये लो 4 क्लोरीन जोड़ दिए, क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा। और आपको पता है कि कार्बन केंद्रीय परमाणु जुड़ने वाले चारों क्लोरीन एक जैसे, तो इसके लिए भी मैं क्या कहूंगा, म्यू बराबर 0, इसके लिए भी म्यू बराबर 0। कार्बन 14वें वर्ग का 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो हर बार संरचना नहीं बनानी, दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लो। 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है, 1, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो मुझे बताओ 4 इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन एक एक करके 4 बॉन्ड बना देंगे, कोई लोन पेयर बचा नहीं, जुड़ने वाले चारों हाइड्रोजन एक जैसे, इसके लिए भी म्यू बराबर कैसा होगा, 0 होगा। समझ गए। और एग्जांपल दूं, चलो और एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ PCl5 में क्या होगा, म्यू के मान बताओ। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 5 को क्या कहेंगे पेंटा, 6 को क्या कह देंगे हेक्सा। और IF7 में बता दो चलो मुझे, IF7 में क्या होगा, ठीक है बताओ, इन सब में म्यू के मान बताओ। तो आप सभी देखो, अब देखो उंगलियों पर कैलकुलेशन करोगे। क्लोरीन कितना बंध बनाएगा, सिंगल। ऑक्सीजन डबल बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बनाएगा, बाकी सारे आपके लगभग सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, ठीक है। फास्फोरस से क्लोरीन बताओ कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। फास्फोरस कौन से वर्ग का, 15वें का। 15वें का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने, 5। अब देखो ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये पीरियोडिक टेबल जिसको याद है वही समझ पा रहा है। पीरियोडिक टेबल नहीं देखी, नहीं है याद, या तो अब आप साथ में पीरियोडिक टेबल रख के बैठो जब इसको पढ़ रहे हो, या फिर याद ही करो। एग्जाम में कोई पीरियोडिक टेबल आपको देगा नहीं, आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम फाइट करना है, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। चलिए PCl5 की बात करते हैं, वर्ग 15वें का। तो वर्ग 15वें का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ये लो 5। क्लोरीन कितने, एक बंध बनाएगा। मैंने 5 इलेक्ट्रॉनों से एक एक करके एक क्लोरीन जोड़ दिए। अब आप मुझे बताओ, सेंट्रल एटम, जुड़ने वाले सारे परमाणु एक जैसे, क्या कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर बचा क्या, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो जब हमारा रूल अप्लाई हो गया तो इसके लिए भी म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। सल्फर वर्ग 16वें का, 16 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने बंध बनाएगा, 1, 6 इलेक्ट्रॉनों से 6 फ्लोरीन बंध बना लेंगे, कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, इसके लिए भी म्यू बराबर 0। जुड़ने वाले सारे एटम एक जैसे, और आगे आपका केंद्रीय परमाणु। आयोडीन किसका, वर्ग संख्या 17वें का, हेलोजन फैमिली का। 16वीं फैमिली को क्या बोलते हो आप, चाल्कोजन या कैल्कोजन फैमिली, ठीक है ना। चलिए, तो आयोडीन वर्ग 17वें का, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ही बंध बन जाएंगे फ्लोरीन से, तो 7 बंध बन गए आपके, कोई भी लोन पेयर बचेगा नहीं। जुड़ने वाले 7 फ्लोरीन एक जैसे, तो म्यू बराबर इसके लिए भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी सभी के सभी इस ये चित्र बनाना चाहो तो बना लो, वरना मैं इनको मिटा देता हूं। सभी के सभी मैं क्या कह सकता हूं कि अध्रुवीय अणु। कैसे अणु है भाई, अध्रुवीय अणु, ठीक है। लिख देता हूं, सभी कैसे हैं, अध्रुवीय। और अध्रुवीय का मतलब सभी के अंदर क्या है, नो नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण कुछ भी यहां पर नहीं है। म्यू बराबर सभी में क्या है, 0 है। समझ गए बात को। लिख लो, एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, खुद रफ में या अपनी नोटबुक में जो भी है आपके पास, सॉल्व करके बताओगे। CO2 बताना, देखें क्वेश्चन देता हूं, चलो क्वेश्चन देता हूं। निम्न में से कौन सा अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है। ऑप्शन देता हूं, CaCl3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CH2Cl। ठीक है, मुझे बताओ अध्रुवीय कौन सा है इसमें से, सॉल्व करके बताओ खुद से। चलिए 15 सेकंड वेट आपका, करके बताओ फटाफट। कौन सा ऑप्शन आया भाई, बताओ। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर, A4 आंटी जी, B4 बबीता जी, C4 कौन सा, C4 रख दो आप चाची जी, D4 हमारी दादी जी, है ना। तो कौन सा आपका आंसर है, फटाफट बताओ। यहां पर अगर मैं आपको कहूं ना, तो सेंट्रल एटम आपने देख लिया, ठीक है, यहां पर कार्बन है। अब यहां पर मैंने 4 बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है 14वें वर्ग का है। तो सेंट्रल एटम तो आपको दिख गया, लोन पेयर भी कुछ नहीं है, लेकिन
जुड़ने वाले एटम अलग अलग हैं। समझ गए ना भाई? अरे चारों हाइड्रोजन है क्या या चारों क्लोरीन है क्या? नहीं, बदल गए ना। जुड़ने वाले दो हो गए, एक तो क्लोरीन हो गया और एक आपका कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो मुझे बताओ, यहाँ जुड़ने वाले एटम एक जैसे नहीं है तो ये हमारा अध्रुवीय नहीं है, ये तो हमारा ध्रुवीय होगा। समझ गए बात को? दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए, लोन पेयर भी ना हो, जुड़ने वाले एटम सारे एक जैसे हो, ठीक है, तभी आपका अध्रुवीय होगा। SO2 देखें, दिखने में तो देखो दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं, लेकिन चेक कर ले भैया क्या लोन पेयर तो नहीं है इसके पास। चलिए हम चेक कर लेते हैं। सल्फर बता दो कौन से वर्ग का? 16वें का, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद होना चाहिए मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन कितने बंद बनाएगा? 2 बंद बनाएगा। नाइट्रोजन कितने बंद बनाएगा? 3 बनाएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, ऑक्सीजन 2 बंद बनाएगा। कितने ऑक्सीजन है भाई? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो मैं पहले 6 इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑक्सीजन और ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी काम आ गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन काम आ गए। ये ऊपर एक लोन पेयर बच गया ना, तो हमारी ट्रिक नहीं लगी। हमने क्या बोला, लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले एटम एक जैसे हो तो अध्रुवीय होगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं, इस चीज को भी लिख लेना, रूल 2 में अभी लिखा दूंगा, ठीक है। रूल 2 चलो यहीं पे आपको लिखा देता हूं। रूल 2, अगर रूल 1 ना लगे तो अणु कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। अगर रूल 1 लग गया तो अध्रुवीय, रूल 1 नहीं लगा तो ध्रुवीय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लोन पेयर मिल गया, मतलब ये हमारा ध्रुवीय नहीं है, ये तो हमारा ध्रुवीय है। चलो भाई, ये ऑप्शन भी कट गया। CO2 को देखो, कार्बन, अब देखो मुंजवानी भी कर लोगे आप। कार्बन कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा? 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे? 4। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन सेट हो गए। अब मुझे बताओ कोई इलेक्ट्रॉन बचा के एक्स्ट्रा? नहीं बचा तो आप सभी को पता है कि कोई लोन पेयर बचा नहीं, जुड़ने वाले एटम एक जैसे। ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा होगा अध्रुवीय, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी, इधर बता देता हूं। देखो कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। देख लो भाई, जुड़ने वाले दोनों परमाणु एक जैसे, कोई लोन पेयर है नहीं, कैसा होगा? अध्रुवीय होगा, ठीक है। आपको लिखने को जब बोलता ना, लिखने को बोलता तो कॉपी में कैसे लिखते हैं? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप सभी को पता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट। अरे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो इसका म्यू बराबर कैसा होगा? 0 होगा, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर वगैरह कोई बनानी नहीं है, आपको केवल चीजें याद रखनी है। रेखीय मॉलिक्यूल जितने भी है ना, रेखीय वगैरह, उनमें से ज्यादातर आपको यही कहानी मिलेगी, ठीक है, अगर रूल 1 फॉलो होता है। यहाँ भी देख लो, कार्बन लोन पेयर तो कोई नहीं है, लेकिन जुड़ने वाले परमाणु कैसे हैं? अलग अलग। तो ये हमारा कैसा होगा? अध्रुवीय नहीं, ये तो हमारा ध्रुवीय होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। समझ गए? बोलो वही बात को, क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल्स की झड़ी लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, चलो और बढ़िया। एक चीज और लिख लेता हूं, ये तो रूल नंबर 2 लिख लेता हूं, ठीक है। एक चीज और लिख लेता हूं, वैसे तो लिख ली हमने, इसको भी और डिटेल से दोबारा। रूल, सभी अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय कैसे? जितनी भी आपकी गैस वगैरह वो आ जाएंगी, ठीक है ना, H2 O2 N2 F2 Cl2 एटसेट्रा आदि में म्यू बराबर 0, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू बराबर 0 होगा, ठीक है। समझ गए? इस चीज को और लिख लो, फिर क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन लिखो इस बात को। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं अब आपके सामने, और इससे बाहर इतनी बातें इसमें मोर देन सफिशिएंट है, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का आप बढ़िया से हिला दोगे उसको। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। निम्न में से किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा? क्वेश्चन लिखो, निम्न में से किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, बड़ा भयानक नाम है हिंदी में, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऑप्शन देता हूं आपको, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जेट ने पूछ रखा है इसको। ऑप्शन देता हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन
CH2Cl2, दूसरा ऑप्शन CH2, तीसरा क्या दे रखा है भाई, तीसरा दे रखा है आपको CCl4, ठीक है, और चौथा दे रखा है SnCl4, ठीक है। बताओ फटाफट, 15 सेकंड का टाइम, इतने ही का ही है, 15 सेकंड, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाओ। चलिए और एक और क्वेश्चन लिख दूं, फिर दोनों का एक साथ पता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसका करो जब तक आप, एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। किस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट शून्य होगा? चलिए ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है पहला ऑप्शन ClF, ऑप्शन बी है PCl3, ऑप्शन डी है आपका SiCl4, और सी है आपका SiCl4 और ऑप्शन डी है आपका CHCl, ये ClF3 है, ठीक है ना, ClF3। चलिए बता दो भाई, इसमें दोनों में बता दो। ये आपने कर लिया, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, ये समझो आज का दिन बन गया मेरा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की, चेक करके बताओगे आपका सही था कि नहीं। निम्न में से किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा? नेट का मतलब कुछ ना कुछ होगा, नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा मतलब म्यू बराबर 0 नहीं मिलना चाहिए, और म्यू बराबर 0 नहीं है मतलब मॉलिक्यूल कैसा मिलना चाहिए भैया, ध्रुवीय मिलना चाहिए, ठीक है। तो ध्रुवीय में पहला ही एग्जांपल मिल गया आपको। अरे जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो और लोन पेयर ना हो और जुड़ने वाले सारे एटम एक जैसे हो तो वो अध्रुवीय होगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जुड़ने वाले एटम एक जैसे हैं क्या? नहीं है, जुड़ने वाले एटम अलग अलग हैं। तो ये हमारा कैसा होगा? अध्रुवीय नहीं होगा, ये हमारा कैसा होगा? ध्रुवीय होगा, मतलब पहला ही ऑप्शन। इसमें देख लो, कोई लोन पेयर नहीं, जुड़ने वाले एटम एक जैसे। अरे सल्फर कितने बंद बनाएगा? 2 बंद बनाएगा, CH2। ऑक्सीजन फैमिली का है, मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन आपका 2 बना सकता है, ठीक है ना। बाकी सल्फर ये नीचे वाले ये भी 2 बना सकते हैं, सल्फर मैक्सिमम तक 6 बना सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन केवल 2 ही बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको सामान्य से। चलिए, और CCl4 आपको पता है कार्बन कोई लोन पेयर नहीं, चारों के चारों कौन जुड़ जाएंगे? Cl जुड़ जाएंगे, कोई लोन पेयर नहीं, जुड़ने वाले एक जैसे। SN, अब याद करो SN को, चक्कर खा जाओगे अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो। काशी गए सुनो प्रभु, आ गया SN मिल गया 10। तो अब आपको पता है SN, और ये भी 14वें वर्ग का है, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी कितने बंद बनाएगा? Cl से 4 बंद बनाएगा। कोई लोन पेयर नहीं, जुड़ने वाले एटम एक जैसे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कई बार जब आप सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते तो गलत ऑप्शन काटते जाओ, एग्जाम के अंदर गलत ऑप्शन काटते जाओगे, सही पर अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी आपको अपनाना चाहिए। किस यौगिक में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? बताओ भाई। अब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य चाहिए तो आपको बताया कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, और क्या जुड़ने वाले एटम कैसे होने चाहिए? एक जैसे। ये कंडीशन मिल जाए, म्यू बराबर 0, यानी अणु कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। चलिए चेक करते हैं। या तो सीधा सीधा लोन पेयर मिल गया। अरे क्लोरीन कौन सा है? 17वें वर्ग का। सेंट्रल एटम जो कम से कम हो, ठीक है ना। या कार्बन, हाइड्रोजन में कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन तो भटकती आत्मा है, ठीक है ना, कोई भी बाहर भगा देता है उसको फटाफट। याद रखें यहाँ कार्बन ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पे देखो Cl कितने? 17वें के 7 इलेक्ट्रॉन। ये लो मैं 7 रख देता हूं, 3 4 5 6 और एक और 7। अब आप सभी को पता है कि 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? ज्यादा रख दी क्या मैंने? 3 और 3 6 7। अच्छा कम रखा है, 3 और 3 6 और 7, लो 7 रख दिया, ठीक है। फ्लोरीन 3 जोड़ने हैं, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, लेकिन 2 लोन पेयर बच गए यहाँ तो ये तो हमारा कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। ये तो फट गया हमारा। PCl3 फास्फोरस 15वें वर्ग का, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये लो 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन। क्लोरीन कितने बंद बनाएगा? 1। इसमें भी लोन पेयर बच गया तो ये भी नहीं है, ये भी हमारा ध्रुवीय होगा। SiCl4 काशी गए सुनो प्रभु, कौन सा? वर्ग 14। वर्ग 14 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 4। सिलिकॉन कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। कौन जुड़ेगा भैया? क्लोरीन। क्लोरीन कितने बंद बनाएगा? 1 बंद बनाएगा। कोई लोन पेयर बचा क्या? नहीं बचा कोई लोन पेयर। ये तो सिलिकॉन का है भाई, ठीक है ना।
कोई लोन पेयर नहीं बचा और जुड़ने वाले सारे एटम एक जैसे, क्या कंडीशन मिल गई? बिल्कुल मिल गई, यही हमारा ध्रुवीय होगा। और यहाँ तो देख लो जुड़ने वाले एटम अलग अलग हैं, मतलब ये हमारा ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, इसको सही कर लेना, ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो आ गया समझ में? बस इतनी चीजें काफी है। अब आप जो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पास है लगा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अनोखा, फेजांस रूल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फेजांस रूल। इसको कई किताबों ने फायांस नियम ऐसे भी लिख रखा है, ठीक है ना। आप फेजांस रूल इसको याद रखोगे। चलिए, नया रूल आपके सामने। चलिए, फेजांस रूल। फेजांस रूल, ठीक है। फेजांस अंकल क्या बोल के गए हमको, इनकी भी सुन लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भैया कोई भी बंद है ना आपका, वो 100% ना तो सहसंयोजक हो सकता, ना वो आयनिक हो सकता 100%। अगर वो आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ सहसंयोजक कैरेक्टर मिले होंगे, और अगर सहसंयोजक बंद है तो उसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर मिले होंगे, यानी कुछ ना कुछ प्रतिशत इन दोनों का उसमें मिक्स रहता है। कोई भी बंद 100% आयनिक नहीं हो सकता, कोई भी बंद 100% आपका सहसंयोजक नहीं हो सकता। तो अब ये परसेंट कितना है इसको बताने के लिए, या किसके अंदर किस मॉलिक्यूल में आयनिक गुण ज्यादा है, किसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा है, इन चीजों को बताने के लिए इन्होंने 3 बातें बताई। कितनी बातें? 3 बातें। ये 3 बातें याद रखोगे, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बना है, कई बार यहां से क्वेश्चन बना है, आगे भी बन सकता है। ध्यान से पढ़ लेना इस रूल को, ठीक है ना। मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं IMP, इंपोर्टेंट है भैया। चलिए बात करते हैं इसकी। लिखो, इस रूल को लिख लो पहले, ठीक है। आयनिक आबंधों में, आयनिक आबंधों में सहसंयोजक गुणों की व्याख्या, सहसंयोजक गुण कितने होंगे उसमें, इसकी व्याख्या किसने की थी भाई? फेजांस नियम ने की थी। या मैं कहूं सहसंयोजक गुणों या सहसंयोजक लक्षण बातें। कितनी बातें याद रखोगे? 3 बातें। पहली है धनायन की, धनायन छोटा, धनायन छोटा तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, तो सहसंयोजक गुण या सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ध्रुवीय क्षमता ज्यादा, ठीक है। ध्रुवीय क्षमता इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, ठीक है। चाहे आपसे सहसंयोजक गुण पूछे, चाहे आपसे ध्रुवीय क्षमता पूछे, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसके। दूसरी बात करता हूं, चलिए दूसरी देखो केस ऋणायन के लिए। ऋणायन मोटा, मोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ऋणायन मोटा, ऋणायन मोटा, मोटा का मतलब बड़ा, तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, या मैं कहूं ध्रुवीयता ज्यादा, ठीक है। तो ध्रुवीयता को क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। या तो आपसे बोलेगा कि सहसंयोजक लक्षण बताओ, या आपसे ध्रुवीयता बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही। तीसरा एक चीज और याद रखोगे, तीसरा पॉइंट, कि सहसंयोजक लक्षण या मैं कहूं सहसंयोजक गुण, बात एक ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अगर आपको आयनिक मॉलिक्यूल दे रखा है, मतलब कहने का मतलब चार्ज लगा के दे रखा है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके अंदर सहसंयोजक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। ये 3 बातें एक जगह लिख के रख लो, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराता हूं। लिखो इन चीजों को, इसी क्वेश्चन करेंगे फिर अपन, और हर क्वेश्चन इन 3 बातों से बन जाएगा, ठीक है। आपसे बोले कि धनायन में सहसंयोजक लक्षण देखो, तो आप चाहे बोले ध्रुवीय क्षमता देखो, तो धनायन का आकार छोटा देख लेना, उसमें ध्रुवीय क्षमता या सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे। आपसे बोले कि ध्रुवीयता या मुझे सहसंयोजक लक्षण बताओ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइज देख लेना, नेगेटिव का साइज जितना बड़ा होगा उसमें सहसंयोजक लक्षण ध्रुवीयता ज्यादा होगी। और अगर चार्ज लगा रखा है तो डायरेक्ट चार्ज को देख लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कोई मतलब नहीं। अगर चार्ज ज्यादा है तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे, ठीक है। लिखो इतनी बातें।
चलता हूं आगे। ठीक है, एक नोट लगा के मेरी एक बात और लिख लेना, अगर आयनिक गुण पूछे तो सहसंयोजक गुणों के क्रम का उल्टा कर देना। ठीक है, सहसंयोजक बोले तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आपसे मान के चलो क्वेश्चन में आयनिक गुण पूछ लिया कि मुझे फलाने अणुओं में आयनिक गुणों का क्रम बताओ, किसमें आयनिक गुण ज्यादा, किसमें सहसंयोजक गुण कम। तो आयनिक गुण पूछे तो आप क्या करोगे, सहसंयोजक गुणों को निकालोगे और उसका क्या कर दोगे, उल्टा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी बता सकता हूं कि धनायन अगर बढ़ा तो आयनिक लक्षण ज्यादा, ऋणायन अगर छोटा तो आयनिक लक्षण ज्यादा, यानी जो सहसंयोजक का है उसका उल्टा कर देंगे तो किसका क्रम मिल जाएगा, आयनिक गुणों का क्रम मिल जाएगा। ठीक है, एक नियम और बताऊंगा, लेकिन पहले इसके एग्जांपल बता दूं फिर आगे चलता हूं। चलिए मिटाता हूं मैं, पहला देखो, पहला एग्जांपल देखो, देखना पहला एग्जांपल, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। ठीक है, मैंने आपके सामने आपको क्लोराइड दे रखे हैं मैंने, अब इनमें आपको बताना है कि भैया सहसंयोजक गुणों का क्रम क्या होगा। ठीक है, देखो सहसंयोजक गुणों का क्रम आप सबको पता है, ऋणायन तो समान है, तो ऋणायन का आकार तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि ऋणायन तो सभी में समान है, तो आकार किसका देखेंगे अब, धनायन का। ठीक है, जो अलग है उसका आकार देखना। तो धनायन आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं, बताओ, हलीना करे रब से फरियाद, ऊपर से नीचे जाते हैं तो सभी को पता है आकार कैसा होता है, बढ़ता है, यानी CS का आकार सबसे बड़ा होगा, और यहां पर Na दे रखा है तो Na का आकार सबसे छोटा होगा। और आपको अभी अभी बताया कि धनायन छोटा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, यानी अगर मैं आपको इनके सहसंयोजक गुणों का क्रम लिखूं, अभी मैं केवल सहसंयोजक गुणों का क्रम लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इनके सहसंयोजक गुणों का क्रम लिखूं तो आप सभी को पता है धनायन छोटा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, धनायन कौन सा छोटा है, Na छोटा है तो इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा होंगे, यानी अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो सबसे छोटा Na है तो ये इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा, और CSCl में सहसंयोजक गुण सबसे कम। अगर इसी में क्वेश्चन बदल के मैं क्या लिख दूं, इसी में क्या लिख दूं कि मुझे भैया आयनिक गुणों का क्रम बताओ, तो आपको पता है सहसंयोजक का जो क्रम है उसको उल्टा कर दो, वो ही आयनिक का हो जाएगा, यानी NaCl सबसे कम, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CSCl, यानी सीजियम क्लोराइड में आयनिक गुण सबसे ज्यादा होंगे। समझ गए बात को? एक और एग्जांपल देता हूं, लिखो इसको, एक और एग्जांपल देखो। चलिए, इस बार तो हमने ऋणायन समान लिया था, धनायन अलग अलग लिया, अब हम धनायन समान ले लेते हैं, ऋणायन अलग अलग ले लेते हैं, जैसे CSI, CSBr, CSCl, CSF। ठीक है, ये मैंने आपके सामने, धनायन समान है और ऋणायन सभी में अलग अलग है। तो इसमें आप मुझे बताओ, पहले तो बताओ सहसंयोजक गुण और फिर बताओ मुझे आयनिक गुण। अब देखो, आप सभी को पता है ऋणायन इसमें आपके अलग अलग है, धनायन सभी में समान है। ठीक है ना, धनायन सभी में समान है, तो धनायन को देखना नहीं है, अब आकार हम किसका देखेंगे, ऋणायन का। ठीक है, ऋणायन बड़ा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, ऋणायन बड़ा देखना है। हेलोजन दे रखे हैं, लिख लो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बड़ा होता है। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, तो जिसका आकार बड़ा, ऋणायन का आकार बड़ा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा। अगर मैं इसके सहसंयोजक गुण का यानी कोवेलेंट कैरेक्टर का क्रम देख रहा हूं तो सहसंयोजक गुण में आपको पता चल गया कि ऋणायन जितना बड़ा उतने सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा। तो ऋणायन सबसे बड़ा है आयोडीन, तो इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा। ये ऋणायन सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, तो ऋणायन छोटा फ्लोरीन है, इसमें सहसंयोजक गुण भी सबसे कम। अगर मैं इसी का पूछ लूं आपसे, क्या, आयनिक गुणों का क्रम, तो आप सभी को पता है कि जो सहसंयोजक है उसका उल्टा कर दो, तो आयनिक गुणों का क्रम क्या हो जाएगा, CSI, सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड में सबसे कम, फिर सीजियम ब्रोमाइड, फिर सीजियम क्लोराइड और फिर सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड में आयनिक गुण सबसे ज्यादा हो जाएंगे। बोलो भाई, बात आ गई समझ में? लिख डालो इसको, छाप डालो बिल्कुल, फिर एक दो एग्जांपल और देता हूं। ठीक है,
तो आप केवल दिमाग में है ना एक सहसंयोजक को याद रखो, आयनिक को बोले तो उसका उल्टा कर देना, ठीक है। समझ के बात को, एक चीज समझा दी मैंने, अब आपको केवल सहसंयोजक का लिख रहा हूं, आयनिक जहां भी आए उसको उल्टा कर देना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, एक और एग्जाम्पल देखो, NaCl, MgCl2, AlCl3, ये आपके सामने मैंने दे दी है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें सहसंयोजक गुणों का क्रम क्या होगा। एक और दे दूं, चलो एक और दे देता हूं, SiCl4, बताओ सहसंयोजक गुणों का क्रम बताओ, इसमें बता दो फटाफट। अब यहां तक पहुंचने के लिए पुराना ज्ञान आपका बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आप सभी को पता चल गया कि इसमें ऋणायन तो समान है, ऋणायन सभी में क्लोरीन है, तो हमें चेक क्या करना है, धनायन चेक करना है, ठीक है। अब धनायन को चेक कैसे करें हम, धनायन को चेक करें हम सोडियम MgAlSi4 SiCl4, ठीक है। तो धनायन में यहां पर आगे सारे धनायन है, Al3 प्लस Si4 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस, क्योंकि आप सभी को पता है कि Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है तो सामने प्लस, अब 2 Cl है तो 2 माइनस होगा तो सामने 2 प्लस होगा, क्योंकि जब उदासीन होता है तभी कंपाउंड बनता है। 3 Cl है तो 3 पर -3, सामने वाले पर क्या होगा, प्लस के 3। 4 है तो इस पर -4, सामने वाले पर क्या होगा, +4, ठीक है। अब यहां से भी आप कर सकते हो, मैंने आपको सीधा बताया, जितना आवेश जिसमें ज्यादा उसके सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा। इसमें +1 आवेश है, इसमें +4 आवेश है, आवेश सबसे ज्यादा कहां है, इधर है, तो इसमें सहसंयोजक गुण कैसे होंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब मैं सहसंयोजक को ही लिख रहा हूं, अगर आयनिक पूछता तो आप इसका उल्टा कर देते। बोलो बात आगे समझ में। आप वैसे भी कर सकते हो, ऋणायन समान है, धनायन को देखो कौन है, NaMgAlSi। आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो क्या, अरे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो आकार घटता है। सबसे कम आकार किसका है, सबसे कम आकार किसका है, सबसे कम आकार सिलिकॉन का है। और मैंने आपको बताया धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार छोटा तो सहसंयोजक गुण ज्यादा, यानी चाहे आप आकार से कर लो चाहे आप चार्ज से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। लिखो इसको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कमेंट करते जाओ, बढ़िया समझ में आ रहा है आप सभी को, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और देता हूं आपको, इस बार हम ले लेते हैं ऋणायन अलग अलग, ठीक है ना। देखो देखो एग्जांपल नंबर 4, NaCl, ये सोडियम ऑक्साइड और एक फॉस्फेट ले लेते हैं Na3PO4, ठीक है। इसमें बताओ, अब आप सभी को दिख रहा है इसमें धनायन तो समान है, अलग अलग कौन, धनायन तो सब में समान है ना, सोडियम सोडियम सोडियम, अलग कौन है भाई, अलग है आपके ऋणायन। यहाँ पर कौन है Cl माइनस, यहाँ पर कौन है O2 माइनस, यहाँ पर कौन है फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 माइनस, ठीक है। अब आपको इतना नहीं पता तो आप आगे देख सकते हो, Na क्या होता है प्लस, तो सामने वाले पर क्या होगा माइनस। यहाँ Na 2 है तो 2 पर क्या होगा 2 प्लस, सामने वाले पर 2 माइनस। यहाँ Na कितने हैं 3 है तो 3 प्लस, सामने वाले पर 3 माइनस, ठीक है। अब ये याद ही रखो, PO4 3 माइनस होता है, SO4 2 माइनस होता है, ठीक है ना। इतनी चीजें आप याद रखो। अब आप सभी को वैसे तो पता है, क्या पता है कि जितना ज्यादा आवेश होगा उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे। आवेश सबसे ज्यादा किसमें बताओ, +3, तो इसमें सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा। यानी मैं ऑर्डर देना चाहूं तो आप सभी को पता है कि यहां पर Na3PO4 में सहसंयोजक गुण सबसे ज्यादा होंगे, धनायन हो चाहे ऋणायन हो। अगर चार्ज ज्यादा तो सहसंयोजक गुण भी ज्यादा। यहां तो कितना चार्ज था -1, यहां कितना हुआ -2, यहां बढ़ के कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, बोलो भाई क्लियर है सारी बातें। एक रूल आपको और बताऊंगा, इसको लिख लो, वैसे बातें क्लियर हो गई। और कितने भी एग्जाम्पल है ना, आपको बोले कि आयनिक गुण का क्रम बताओ, सहसंयोजक गुणों का क्रम बताओ, लगा लेना, सारे बन जाएंगे, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट का रूल नंबर 4 और देखो, रूल नंबर 4 आपके सामने। चलिए लिखो मेरे साथ साथ, छदम उत्कृष्ट विन्यास वाले, छदम उत्कृष्ट विन्यास वाले
धनायनों के सहसंयोजक गुण ज्यादा होते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट छदम उत्कृष्ट विन्यास जनरली आपको डी ब्लॉक का मिलेगा, इतनी भी आपको हिंट दे देता हूं। जनरली छदम उत्कृष्ट विन्यास आपको किसका मिलेगा? डी ब्लॉक का मिलेगा। ठीक है, अब ये छदम का मतलब क्या होता है? नकली। उत्कृष्ट गैस आप सभी को पता है, उत्कृष्ट गैस जो लास्ट में वर्ग 18 वाली थी, ठीक है ना, हीना नीना और करीना। ठीक है, तो छदम जिनका विन्यास होगा, अक्रिय गैस विन्यास या छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास जिनका होगा, उनके धनायनों में सहसंयोजक गुण कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। और हिंट दे रहा हूं कि डी ब्लॉक वाले जो हैं उनमें सहसंयोजक गुण आपके जनरली, ये जो छदम वाला है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखो। जैसे मैंने आपको दिया NaCl और CuCl। ठीक है, अब आप अगर इसमें देखो तो इसमें देखो Na+Cl- और इसमें Cu+ और Cl-, यानी चार्ज तो दोनों में बराबर है, चार्ज से आंसर दे नहीं सकते। तो अगर मैं इसको देखूं तो आप सभी को पता है कि इसका क्या हो जाएगा? 2 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। वैसे तो 11 होता है ना सोडियम का, लेकिन आपको पता है प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो 11 में से 1 गया, 10 बच गए। यानी इसका जो मैं लिखूं 2 और 8, ठीक है, ये विन्यास होगा। और आप सभी को पता है कि 10 तो किसका होता है? नियोन का, और नियोन एक अक्रिय गैस है कि नहीं है? तो ये तो वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास है, या मैं कहूं वास्तविक उत्कृष्ट गैस विन्यास है, नकली नहीं है, ये तो रियल का है। लेकिन इसको अगर मैं चेक करूं तो आप सभी को पता है कॉपर कितना होता है? 29। अरे कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। अब 29 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। तो यहां देखो, यहां मैं क्या लिखूंगा? 2 8 और 18, मैजिक नंबर में ऐसे ही लिखूंगा, 2 8 18। अब देखो लास्ट में आपको देखने में क्या लगता है? 18, और 18 आप सभी को पता है होता किसका है? आर्गन का। अरे 18 होता किसका है? आर्गन का। लेकिन मैं कहूं कि क्या इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे कि नहीं सर, इसमें तो टोटल कितने हैं? 28। और मुझे बताओ क्या 28 पर कोई इनर्ट गैस आती है? नहीं आती 28 पर। 28 पर तो कौन आता है? निकल आता है। यानी देखने में आपको ऐसा लगता है कि अक्रिय गैस विन्यास है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नकली उत्कृष्ट गैस विन्यास या छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास जो जनरली आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट देखने को मिलेगा, इसमें आपके सहसंयोजक गुण कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। इस बात को और ध्यान आप रखोगे। रूल नंबर ये हो गया आपका 4। ठीक है, लिख लो इस बात को। जैसे आपको इसी की जगह और मिल जाए, AgCl मिल जाए, कोई और मिल जाए, ठीक है ना, तो जनरली आपको डी ब्लॉक का इसमें मिल सकता है। सामने आपको S ब्लॉक वाला मिल जाएगा और इधर आपको डी ब्लॉक वाला मिल जाएगा। लिख लो इसको। चलिए क्वेश्चन कराता हूं और देखना क्वेश्चन कैसे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। रूल आप माइंड में याद रखो और सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए क्वेश्चन लिखाता हूं कुछ आपको 2-4, फिर एक साथ उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। निम्न में से किस अणु में आयनिक गुण सर्वाधिक है? ठीक है, सबसे ज्यादा आयनिक गुण। चलिए ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। लो भाई, पहला HI, दूसरा HBr, तीसरा HCl, चौथा HF। बता दो भाई फटाफट बताओ। अब आपसे आयनिक बोला है उसने, सहसंयोजक नहीं, तो जो सहसंयोजक का क्रम है उसका उल्टा। और सहसंयोजक में आपको पता है ऋणायन जितना बड़ा उतना आपका सहसंयोजक गुण ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहां पर धनायन तो सब में समान है, हाइड्रोजन, तो धनायन तो चेक करना नहीं है, ऋणायन चेक करना है। और आप सभी को पता है FClBrI, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, तो आकार सबसे बड़ा, उसमें तो कौन से लक्षण ज्यादा होंगे? सहसंयोजक। क्या आपसे सहसंयोजक पूछा है? नहीं, आपसे क्या पूछा है? आयनिक। तो आकार जिसका छोटा होगा, धनायन ऋणायन का आकार जितना छोटा होगा उसमें आयनिक लक्षण ज्यादा होंगे। यानी आयनिक लक्षण की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? 4। बोलो भाई, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ऋणायन का आकार छोटा तो आपके आयनिक लक्षण ज्यादा। ठीक है, सहसंयोजक वाले का उल्टा कर देना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार आपको ऐसा कोई मिल जाए ना ऑप्शन, जैसे आपको मान के चलो S ब्लॉक का और इधर D ब्लॉक और इधर कौन आता है? P ब्लॉक। आपको ऐसे मिल जाए तो आप सभी को बता रखा है मैंने, S में जनरली कौन से होंगे? आयनिक यौगिक होंगे।
और पी में सबसे ज्यादा कैसे होंगे, सहसंयोजक लक्षण होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना पी में सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण वाले और एस में सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण वाले होंगे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है, सर्वाधिक, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है, ठीक है। सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला यौगिक है। ऑप्शन देता हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन MgCl2, पहला ऑप्शन MgCl2, दूसरा ऑप्शन FeCl3, तीसरा ऑप्शन NaCl, चौथा ऑप्शन AlCl3, ठीक है। अब आपको वैसे आपको आवेश चेक करना है सबसे पहले तो, और वैसे तो देखते ही थोड़ा सा अंदाज लगा लेते कि Na आ रहा है, Mg आ रहा है, ये तो किसके हो गए, S ब्लॉक के। Fe आ रहा है, ये तो किसका हो गया, D ब्लॉक वाला मेटल हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम किस में आता है, P ब्लॉक में आता है, तो P ब्लॉक वाले में सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण होंगे। आंसर कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन तरीका भी देखो, तरीका आपको बता रखा है, आवेश चेक करना है, आवेश चेक करना है आपको। यहाँ पर अब मुझे बताओ कितना आएगा, +2, यहाँ 3 है, इधर कितना आएगा, +3, यहाँ 1 है, इधर कितना आएगा, +1, यहाँ 3 है, यहाँ इधर कितना आएगा, +3। तो ये तो बात जाहिर हो गई कि सहसंयोजक लक्षण है, तो आवेश देखना है, जिसमें आवेश ज्यादा उसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। आवेश इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, +3 है, +3 है, लेकिन हमको पता है कि ये तो डी ब्लॉक का है और ये किसका है, पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में सहसंयोजक गुण कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है, स्टार लगा के। चले आगे, एक और क्वेश्चन हो जाए। बोलो भाई, वीडियो पता चल रहा है मुझे बहुत बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लोगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जिनको चाहिए कि हाँ सब चीज जल्दी जल्दी हो जाए तो ऐसी ही वीडियो निकाल देंगे, 5 मिनट में देखो ये करो, ठीक है ना। लेकिन एक बार टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना आपको बहुत जरूरी, बिल्कुल डीपली पढ़ना जरूरी, ठीक है ना। डेप्थ में जाओ उसकी बिल्कुल, उसके बाद तो ट्रिक वगैरह आप खुद से बना लोगे, लेकिन एक बार तो डिटेल में पढ़ेंगे। बोलो भाई, हो जाए एक और क्वेश्चन, करवाएं एक और, चले आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न में से कौन सा आयन युग्म, निम्न में से कौन सा आयन युग्म सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला होगा, ठीक है। सहसंयोजक की जगह मुझे बताओ और क्या शब्द दे सकता है, ध्रुवीय क्षमता, ध्रुवण क्षमता, ध्रुवीयता, इस तरीके के भी शब्द दे सकता है, ठीक है ना। मतलब उनका एक ही है। चलिए बात करता हूं अगले ऑप्शनों की। ऑप्शन नंबर ए Na+ और Cl-, ऑप्शन बी Mg2+ और Cl-, ऑप्शन सी Al3+ व या और ही लिख देते हैं, चलो Cl-, Si4+ और Cl-, ठीक है। और या तथा लिखना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है, कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेना आप सब। बताओ भाई, अब आप सभी को पता है कि Cl- तो सभी में कॉमन है, Cl-, तो मुझे क्या देखना है, धनायन, धनायन आवेश जितना ज्यादा, धनायन हो चाहे ऋणायन हो, आवेश जितना ज्यादा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज्यादा। सहसंयोजन पूछे हैं, यहाँ 1+, यहाँ 2+, यहाँ 3+, यहाँ 4+, बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है, जो दे उससे ले लेना, मैं तो देने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन और देखो भाई, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, ध्रुवीय शक्ति का सही क्रम है, ध्रुवण शक्ति का सही क्रम है, ठीक है। अब ध्रुवीय शक्ति बोल ले, ध्रुवण शक्ति बोल ले, ध्रुवण क्षमता बोल ले, कुल मिला के सहसंयोजक लक्षण की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं आपके सामने, ऑप्शन देखो आप, NaCl, MgCl2, AlCl3। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी देखो, NaCl, MgCl2, AlCl3। फिर ऑप्शन सी NaCl के बाद AlCl3, MgCl2, ठीक है। और एक ऑप्शन और दे रखा है आपको, एक ऑप्शन और,
चलिए ऑप्शन डी AlCl3 फिर दे रखा है आपको NaCl और फिर दे रखा है MgCl2। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, करके बताओ इसको। ध्रुवण शक्ति, और ध्रुवण शक्ति का मतलब क्या है? सहसंयोजक गुण। बताओ भाई, आंसर सभी का आना चाहिए, आंसर सभी का आना चाहिए। 5 लाख रुपए आपस में सभी बांट लेंगे, आंसर मुझे सही बताओ। ध्रुवण शक्ति बोलिए, सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण का मतलब Cl माइनस तो सभी में कॉमन, तो मुझे क्या देखना है? धनायन। धनायन जितना छोटा सहसंयोजक लक्षण उतने ही ज्यादा, या मैं कह सकता हूं कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सहसंयोजक कैरेक्टर। यहां 1 Cl तो यहां 1 माइनस 1 प्लस, यहां 2 Cl 2 माइनस, इधर क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहां 3 Cl 3 माइनस, तो ऊपर क्या चढ़ जाएगा? प्लस के 3। बोलो भैया, धनायन या मैं कहूं आवेश जितना ज्यादा उतने सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। आवेश सबसे ज्यादा इसमें, तो इसमें सबसे ज्यादा है, फिर देखो इसमें, फिर इससे कम है, फिर Na प्लस में सबसे कम है। यानी करेक्ट ऑप्शन हमको कौन सा मिल गया? पहला ही मिल गया, पहला ही ऑप्शन हमको करेक्ट मिल गया। ठीक है, यहां तो देखो प्लस, फिर 2, फिर 3, लेकिन यहां +1 को ही सबसे ज्यादा दे रहा है, दिख रहा है ना, मुंह खुला हुआ। यहां तो +1 को ही सबसे ज्यादा बोल रहा है, आप सबको पता है इसमें तो सबसे कम होंगे। ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन कट गया। यहाँ +1, यहाँ +3, ये तो ऑर्डर ही नहीं बना। ठीक है, ये भी गया। यहाँ +3, फिर +1, फिर +2, ये भी ऑर्डर नहीं बना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पहला। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन और ले जाओ मेरे से, एक क्वेश्चन और ले जाओ फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है मिटा के। चलिए, थोड़ा सा अलग है, अलग तो क्या, वैसे कर रखा है आपने। ये बताओ, यही पूछ लेता हूं आपसे, सहसंयोजक लक्षण किसमें जाता है? बताओ भाई, सहसंयोजक लक्षण किसमें जाता है? ऑप्शन देता हूं, LiCl, दूसरा NaCl, तीसरा KCl, चौथा RbCl। बताओ सहसंयोजक लक्षण किसमें जाता? बता दो भाई। Cl सब में कॉमन। आप बोलोगे कि सर आप तो धनायन चेक करना है, धनायन चेक करना है, आवेश सब में समान, क्योंकि सारे ही वर्ग 1 के हैं। हल ही ना करे रफ से फरियाद, चार्ज सभी में +1 है, तो चार्ज से तो आएगा नहीं, साइज से आ जाएगा इसका आंसर। धनायन छोटा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। आप सभी को पता है, लीना करे रब से फरियाद, ऊपर से नीचे जाते हैं आकार बढ़ता है, यानी RbCl का आकार बड़ा होगा। छोटा किसका होगा? LiCl का। तो जिसका आकार छोटा उसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा। यानी अगर मैं LiCl की बात करूं तो इसमें कौन से लक्षण ज्यादा? सहसंयोजक गुण ज्यादा। और अगर मैं आयनिक की बात करूं तो आयनिक गुण किसका हो जाएगा? RbCl का। सहसंयोजक गुण किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? LiCl का। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 बातें बता दी। ठीक है, चलो भाई लिख लो, इतनी बातें लिख लो, फिर जाते जाते आपसे कुछ बातें और करेंगे। ठीक है, बोलो भाई, मजा आ रहा है? तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है ना, मिलकर कुछ बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है ना, और आपका पूरा मुझे भरोसा है कि आप इस जो मैं पढ़ा रहा हूं इस चीज से आप लाभान्वित हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए। सिलेक्शन के लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। मुझसे जितना प्रयास हो सकेगा मैं आपके लिए करता रहूंगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।